हमने पीएन जंक्शन और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ लिया था। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया था। देखो, थ्योरी पढ़ लेना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब हम उसका एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं तो सच में समझ में आती है थ्योरी। तो मैं एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ कुछ पीएन जंक्शन के ऊपर बेस्ड, है ना। तो अपने पास में मेरे पास एचसी वर्मा की बुक है, एचसीवी, और ये है पेज नंबर 399 पेज नंबर पर है। ये एग्जाम्पल 45.1 है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाले जो चैप्टर्स हैं, इनमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनमें न्यूमेरिकल्स में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आप नहीं जानते। यानी सब कुछ वही होता है जो आपको पढ़ाया हुआ है, बस केवल टर्म्स इधर उधर बदल बदल करके कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, होता वही है। अब जैसे आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है 399 पर एग्जाम्पल 45.1, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। द मीन फ्री पाथ ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर इज दिस। फॉर अ कॉपर ब्लॉक फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। देखिए, मीन फ्री पाथ का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, ये मीन फ्री पाथ है। अब आपको एनर्जी कितनी चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का होगा, तब आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। अब हमें ई चाहिए। आपको पढ़ाया गया था V/d। देखो कितना आसान सवाल हो गया। V/d, V है आपका 1 वोल्ट, D कितना है आपका? D इन्होंने दे रखा है 4 × 10⁻⁸ मीटर। 4 × 10⁻⁸ मीटर। इसका मतलब ये आ गया है, 10 ऊपर जाएगा तो ये 2.5 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। देखो कितना छोटा सा सवाल है, कितना छोटा सा सवाल है। और केवल जो है ना, ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपने V को क्या लिया, D को क्या लिया। E = V/d, मुझे नहीं लगता कोई मेरा स्टूडेंट है जो ये चीज़ न जानता हो, है ना। बस आपका ये पिक करना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज V एंड व्हाट इज D, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चलिए मैं अब अगला सवाल करता हूँ, एग्जाम्पल 45.2। देखिए पेज नंबर कितना है एग्जाम्पल 45.2 का। ये क्वेश्चंस एक्चुअल में इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या करना है। 45.2 पेज नंबर 402। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है ऑफ एन एन टाइप कंडक्टर सेमीकंडक्टर। डेंसिटी दे रखी है उन्होंने, ठीक है जी, उन्होंने वो भी दे रखा है, होल्स की भी दे रखी है। तो हमें जो है ना रेसिस्टिविटी चाहिए। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर, मैंने पढ़ाया था कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर NE μe इंटू ई, आई थिंक। एक मिनट जरा, मैंने आपको सिग्मा बराबर क्या पढ़ाया था? हाँ, इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लस NH μh इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये पढ़ाया था मैंने आपको। सिग्मा बराबर ये क्या था? ये 1/ρ था। हमको आज इन्होंने रो कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो क्वेश्चन इज आस्किंग रो। आपको ये पढ़ाया हुआ है, देखिए जब आपको ये पढ़ाया हुआ है तो मैं रो बाद में कैलकुलेट कर लूंगा, पहले मैं सिग्मा ही कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना। तो देखिए NE, इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है 8 × 10⁻13 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 8 × 10⁻13 है, 8 × 10⁻13 है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मीटर क्यूब में बदलो, तो मीटर क्यूब में बदलोगे तो 10⁻6 19 आ जाएगा ये, है ना। हाँ, μe, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना कितनी है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 2.3 × 10⁻4, 2.3 × 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो इसको 10⁻⁻4 करो प्लस। अच्छा, अब नंबर ऑफ होल्स बताओ। होल्स की डेंसिटी दे रखी है इन्होंने 5 × 10⁻12,
तो 5 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, है ना। हाँ, मोबिलिटी दे रखी है इन्होंने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं कहूँगा 10⁻⁻4, ये आ गया। इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप देखिए, मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सिग्मा इक्वल टू, मैं कहता हूँ ये इससे कैंसिल हो गया, राइट। हाँ जी, और ये 10⁻19 है, वो 10⁻18 है, और वो ये यहाँ पे 100 है और 10⁻⁻4 है, यानी -2 है। ओके, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 8 इंटू 2.3 इंटू 10⁻19 प्लस 0 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए एक बात सुनो, इसको 0 कैसे लिख दिया मैंने? एक्चुअल में कारण है कि वो देखो, एक पावर तो यहाँ कम है 10 की, और वहाँ पर माइनस की 2 पावर है, तो यानी कि 10⁻3 का डिफरेंस आ गया। और जब 1000 कम हो गया भैया, 1000 टाइम्स कम हो गया, तो अब क्या लिखोगे उसको यार? कनेक्ट ऐड करके भी क्या तीर मार लोगे? है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी बन गई है ना। इसलिए हमने पी टाइप क्रिस्टल के लिए कहा था कि आप केवल इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। पी टाइप क्रिस्टल में आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था, पी टाइप क्रिस्टल में आपको ये करने की जरूरत नहीं। ये दोनों केवल एन टाइप, उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप ये करेंगे। एक्सट्रिंसिक में तो पी अगर पी है, एन है तो आप ये करेंगे, पी है तो आप वो करेंगे, खत्म। चलिए जी, तो आप देखो, मैं इसको सिग्मा को कैलकुलेट कर रहा हूँ। हमें सिग्मा कैलकुलेट नहीं करना है, हमारे को उन्होंने रो पूछा है, वो हम लास्ट में रिवर्स कर देंगे उसको। इंटू 1.6 आ गया। हाँ जी, अब आप कैलकुलेशन करें। तो देखो, इसको मैं 2.3 है, इसको 1.6 से कैलकुलेट करूँगा, तो ये 3.2 आ जाएगा, और फिर 3 है तो 4.8, तो 3.7 आ जाएगा, है ना। तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसकी कैलकुलेशन करूँगा, 8 इंटू 3.7, है ना। 8 4 जो 32 होगा, तो ये 30 के आसपास आ जाएगा। 30 से थोड़ा कम आएगा ये, है ना। इट विल बी लिटिल लेस देन 30। 8 4 जो 32, 30 से कम आएगा, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 29 के आसपास आएगा, राइट। ये सिग्मा आया, तो 1/रो निकालो जी, 1/29, यानी कि 0.03 कुछ आएगा आगे, है ना। चेक करिए, ये ये रो आया। रो जो होता है वो सिग्मा का अपोजिट होता है, 1/सिग्मा होता है ना। हाँ, तो चेक करिए आप, तो ये आपका आंसर, हाँ, ये यही दे रखा है ना, यही दे रखा है अपना। शायद ये कैलकुलेशन जो है ना, वो तो आपको चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो है कितना आएगा, ये 16 आएगा, तो इतना ही भैया। आएगी तो कैलकुलेशन यही जो हमने करी है। ये 10 टाइम का गैप आ रहा है साहब, हमारा 10 टाइम कम आ रहा है, इनका 10 टाइम ज़्यादा आ रहा है, HC वर्मा जी का। तो ये 10 टाइम का डिफरेंस कैसे आ रहा है? देखिए, इनकी ज़रा कैलकुलेशन देखते हैं क्या है। 8 इंटू ये बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ तक तो एकदम ठीक किया है हमारे। कैलकुलेशन तो एकदम अपनी वाली ही आ रही है, ये कैलकुलेशन तो अपनी वाली ही आ रही है भैया। हाँ, ये जो है ना, अब पता नहीं भैया, देख लेना। मेरे हिसाब से तो SC वर्मा जी कैलकुलेशन गलत है, हमारी कैलकुलेशन सही है, राइट। हाँ जी, तो ये आप चेक कर लीजिए, इनकी HC वर्मा जी कैलकुलेशन गलत है। आप इसको 0 कर दें, है ना, और फिर बाकी का आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इन्होंने उसको 2.9 लिख रखा है यार। 8 इंटू 2.9 कैसे आ जाएगा? 29 आएगा, है ना। इन्होंने 2.94 लिख रखा है। नहीं भाई, ऐसे नहीं, ठीक है। फिर भी आप एक बार देख लेना कि जो है ना, हमने इसको 8.10⁻9 लिखा, ये भी 2.3 लिखा, बिल्कुल सही है। 2.3 लिखा हमने, एकदम ठीक है। उन्होंने भी 8 इंटू 10⁻19 लिखा है, सही है। ये अब तो ठीक ही है, मतलब हम सही ही है फिर तो। चलिए, अब एग्जाम्पल आप 45.3 पर आ जाइए। देखिए,
45.3 कहाँ है? ये है आपका 45.3 जो है कितने पेज पर है? 45.3 कहाँ पर है? ये देखो पेज नंबर 404 पर, पेज नंबर 404 पर है। देखिए आप, इन्होंने अब की बार में, अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बड़ी जनरल चीज़ है, बहुत ही जनरल चीज़ है। कोई भी डायनेमिक और स्टैटिक दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? डायनेमिक का मतलब थोड़ा सा चेंज के लिए ले लेते हैं, और स्टैटिक का मतलब एक फिक्स पॉइंट होता है। तो मैं आपको आज दो रेजिस्टेंस डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इन्होंने यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाया है, और उसमें फिर देखो IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बना रखा है, फिर डायनेमिक रेजिस्टेंस पूछा है इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पर, है ना, अलग अलग पॉइंट्स पर डायनेमिक रेजिस्टेंस बता। मैं आपको ये वाली जो डेफिनेशन है ना वो बता दूं। डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो देखिए डायनेमिक रेजिस्टेंस को मैं कहता हूं R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। और स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है आपका कैपिटल R, वो होता है V अपॉन I, यानी कि उसमें वेरिएशन नहीं होता। डायनेमिक का मतलब डेल्टा V डेल्टा I दोनों के दोनों वो हैं, चेंज है। इसको मैं इस तरह से बोलता हूं R इक्वल टू DV अपॉन DI, DV अपॉन DI, दैट इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, दैट इज R, है ना। और कैपिटल R क्या होता है? कैपिटल R होता है V अपॉन I, फिक्स होता है ये। V और I वेरिएबल नहीं होते हैं, V और I वेरिएबल नहीं होते हैं। तो देखिए अब मैं आपको एग्जाम्पल 45.3 की बात कर रहा हूं, तो आप 45.3 को अच्छी तरह देखें, इन्होंने क्या क्या कह रखा है। इन्होंने कहा है IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर अ डायोड इज शोन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द PN जंक्शन व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। अब देखिए आपको क्या करना है, ग्राफ को चेक करना है। सबसे पहले 1 वोल्ट की बात करते हैं। देखिए 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पर मुझे क्या चाहिए? डायनेमिक रेजिस्टेंस चाहिए। डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है DV अपॉन DI, DV अपॉन DI को मैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा I बोलूंगा, है ना। तो आप देखिए डेल्टा V अपॉन डेल्टा I क्या आएगा? डेल्टा V अपॉन डेल्टा I आएगा, यहाँ पे आप 1 के आसपास में थोड़ा सा चेंज ले लीजिए, I का थोड़ा सा चेंज ले लीजिए V का। तो देखो मैं लिटिल चेंज, इन्होंने ग्राफ में खुद HC वर्मा जी ने चेंज दे रखा है, तो आप 0.2 ले लीजिए, और जो आपका करंट में चेंज आ रहा है वो आ रहा है 5 मिली एम्पियर, है ना। 0.2 वोल्ट का चेंज है, और ये 0.5 मिली का एम्पियर का चेंज है। 5 मिली यानी 10 की पावर -3। आप इसकी कैलकुलेशन करिए, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन 5, देखना 40 ओम आ रहा है क्या? ये आपका डायनामिक रेजिस्टेंस आ जाएगा, राइट। चलो आपका, अगर यहीं पर आपको स्टैटिक रेजिस्टेंस के लिए कहा जाता, तो स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या, आपको बस V और I निकालना होता, खाली V और I निकालना होता। स्टैटिक के अंदर V एक जगह का V, एक जगह का I, उसी जगह का I और उसी जगह का V। तो जैसे 1 वोल्ट पर 10 है, 1 वोल्ट पर 10 है, तो आप क्या करते? 1 वोल्ट अपॉन 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर एंड 10 की पावर -3, तो ये आपका 100 आ जाता, 100 ओम आ जाता आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस, सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर, राइट। अब देखो दूसरा पॉइंट दे रखा है इन्होंने, V बराबर 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट के लिए आप स्मॉल r बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I निकालें। एक मिनट जरा, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं यार? बाबा रे, पता नहीं यार, चल तो रही है। ये आज है ना, हमारा जो ऐप था वो ख़राब हो गया, तो हम इसको सिंपल जो फ़ोन में कैमरा होता है उससे कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये बेटर आएगा शायद उससे, है ना। डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, तो मैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा I की बात कर रहा हूँ। अब इसमें 2 वोल्ट पर है ना, तो देखो 2 वोल्ट से हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, 2 से 2.1 पर आ गए, है ना। तो डेल्टा V आपका 0.1 आ गया, है ना, डेल्टा V आपका 0.1 आ गया। डेल्टा I दे रखा है इन्होंने 400 से 800, 400 से 800 यानी 400 मिली एम्पियर आ गया, मिली माने 10 की पावर -3। तो ये मेरे को लग रहा है शायद ऊपर चला जाएगा, तो 100/4 यानी कि 1/4 ओम आ गया। तो अरे वाह, 0.25 ओम, इट इज़ वेरी वेरी पुअर। अच्छा, अगर मान लो आपको 2 वोल्ट पर स्टैटिक निकालना होता, तो स्टैटिक निकालना होता तो आप फिर ऐसे करते, है ना। 2 वोल्ट तो आप लेते 2 वोल्ट, और आप करंट ले लेते 200, उसी सेम पॉइंट का करंट लेना है, 400 लेते हैं, 400 मिली,
तो ये आपका क्या आ जाता, 5 ओम आ जाता। तो ये डायनेमिक और स्टैटिक का मतलब होता है कि यू हैव टू चेंज, यू हैव टू टेक अ लिटिल वेरिएशन। डायनेमिक का मतलब है कि इफ वी आर वेरिंग वोल्टेज एंड करंट लिटिल, देन व्हाट काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस देयर, राइट, दैट इज द डायनेमिक। समझ गए आप? और अदरवाइज तो वो आपका क्या है, वेरिएबल है। चलिए अब हम आते हैं इसी पर, आप आ जाइए पेज नंबर 414 पर, प्लीज कम ऑन पेज नंबर 414, पेज नंबर 414, हाँ जी 414 है ना। इस पर आपका वर्कड आउट एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप। A doped semiconductor has impurity level 300 milli electron volt below the conduction band. Okay, is the material N type or P type? ठीक है जी। In a thermal collision, an amount of kT of energy is given by extra electron loosely bound to the impurity ion, and this electron is just able to jump into the conduction band. ठीक है, देखिए मैं आपको दो बहुत ही छोटी छोटी बातें बताता हूँ। मैंने आपको प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ाया था। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या पढ़ाया था मैंने, देखो इंट्रिंसिक यानी कि प्योर, मैंने ये पढ़ाया था इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर। जो पढ़ाया था मैं उसको रिकॉल कर रहा हूं आपको, राइट। मैंने ये पढ़ाया था कि प्योर सेमीकंडक्टर में सारे जो कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड, वैलेंस बैंड, ये मॉडरेट लेवल के होते हैं, है ना। कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना, और वैलेंस बैंड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फॉरबिडन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, मैंने कहा था 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइंड इन वैलेंस, वो इन कोवलेंट बॉन्डिंग, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। तो 0 केल्विन पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स गो इन कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्डिंग में चले जाते हैं। और जब ऑल इलेक्ट्रॉन्स गो इनटू कोवलेंट बॉन्डिंग, तो क्या होता है कि फिर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं बचता, सारे इलेक्ट्रॉन पैक हो जाते हैं, मतलब सब वैलेंस बैंड में चले जाते हैं, क्योंकि सबकी वैलेंसी सब कोवलेंट बॉन्ड में चले जाते हैं। तो नो इलेक्ट्रॉन इज हियर एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, है ना, नो इलेक्ट्रॉन। तो 100% इंसुलेटर हो जाता है, 100% इंसुलेटर हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेज करते हैं, तो जो है कंडक्शन बैंड टूटने लगते हैं, वो सॉरी कोवलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं। और जब कोवलेंट बॉन्ड टूटना चालू होते हैं ना, तो देखिए क्या घटना घटित होती है। जब कोवलेंट बॉन्ड टूटना चालू होते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर टूट करके जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो जो वैलेंस बैंड में है वो होल बच जाता है। तो देखिए मैं बताता हूं इसके अंदर कैसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो टूट करके कहां चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, राइट। जैसे मान लो हमने डायग्राम में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन बताए कंडक्शन बैंड में, 3 क्या, वहां तो साहब बहुत सारे होते हैं मोल्स में नंबर होता है ना। यहां जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचे ना, उतने ही यहां पे होल बन जाते हैं, वैलेंस बैंड में होल बनते हैं, राइट। जितने इलेक्ट्रॉन थे ना उतने ही होते हैं, एक भी कम ज्यादा नहीं होता। 4 इलेक्ट्रॉन थे क्या, 4 बना दो, ये बनाने का एक तरीका है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये होल बन गए, इसका मतलब होल हमेशा कहां रहते हैं, वैलेंस बैंड में। और इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फाउंड इन कंडक्शन बैंड। Free electrons are always found in conduction band, and holes are always found in valence band. Holes कभी भी कंडक्शन बैंड में नहीं होते, because holes are nothing. Holes are simply
एम्प्टी स्पेसेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वो एम्प्टी स्पेसेज जो होते हैं ना वो न्यूक्लियस के पास में होते हैं। एम्प्टी स्पेसेज जो होते हैं वो न्यूक्लियस के पास में होते हैं। तो होल्स आर ऑलवेज फाउंड इन वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, राइट। अब देखो आपने इंप्योरिटी मिलाई, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाई, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इन्होंने चलो खैर, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी क्या होती है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में, है ना, तो जैसे आपने एंटीमनी मिला दिया तो क्या हो जाएगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर ज्यादा हो गए, यहां पे कम, यहां पे होल नहीं होंगे, वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, पेंटावैलेंट आपने इंप्योरिटी मिलाई, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाने पर यहां पर होल नहीं होंगे, लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपका ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट पूरा होने के बाद में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बचे वो कंडक्शन में काम आएंगे। तो ये पेंटावैलेंट में आपका कंडक्शन बैंड जो है ना वो फिल हो जाता है, तो हम कहते हैं कंडक्शन बैंड बिकम्स मोर, मतलब पॉपुलेट हो जाता है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो कंडक्शन बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और वैलेंस बैंड में कोई होल नहीं बनता, वैलेंस बैंड वैसा का वैसा रहता है, फॉरबिडन गैप भी रहता है ना, राइट। कंडक्शन बैंड में ज़्यादा हो गए तो हम कहते हैं कि इंप्योरिटी लेवल इज हियर, इंप्योरिटी लेवल इज क्लोज टू कंडक्शन बैंड। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाने पर एन टाइप क्रिस्टल बनता है, एन टाइप क्रिस्टल बनता है, और इंप्योरिटी लेवल, इंप्योरिटी लेवल जो होती है ना बेटा, इंप्योरिटी लेवल इज क्लोज टू, इंप्योरिटी लेवल इज क्लोज टू कंडक्शन बैंड। अब यहां देखिए इन्होंने कहा है कि इंप्योरिटी लेवल इज बिलो दी कंडक्शन बैंड, हाँ तो मतलब कंडक्शन बैंड के पास में है, कंडक्शन बैंड के पास में, यानी कि फॉरबिडन बैंड से ऊपर है। आप ध्यान दीजिए, इंप्योरिटी लेवल फॉरबिडन बैंड से ऊपर है, तो मैं ये कहूंगा एन टाइप में इंप्योरिटी लेवल इज क्लोज टू कंडक्शन बैंड एंड अबव फॉरबिडन गैप, एंड अबव फॉरबिडन बैंड, अबव फॉरबिडन बैंड, राइट। अच्छा, अगर हम यहाँ ट्राइवैलेंट मिलाते तो, ट्राइवैलेंट मिलाते तो पता है क्या होता, ट्राइवैलेंट मिलाते तो वैलेंस बैंड में होल बनते हैं, होल हमेशा वैलेंस बैंड में बनेंगे, तो ट्राइवैलेंट मिलाने पर क्या होगा, पी टाइप क्रिस्टल बनेगा, ट्राइवैलेंट मिलाने पर पी टाइप क्रिस्टल बनेगा, है ना। इसको आप नोट कर सकते हो, वैसे तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी नोट कर लो तो अच्छा है। ट्राइवैलेंट में पी टाइप बनेगा, और इंप्योरिटी लेवल जो है, इंप्योरिटी लेवल विल बी बिलो फॉरबिडन गैप, इंप्योरिटी लेवल will be below forbidden gap, below forbidden gap, above valence band, above valence band, समझ रहे हो ना आप, यहां पर होल बनेंगे काफी सारे पी टाइप क्रिस्टल में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए अब हम जरा ये एग्जाम्पल 45 पॉइंट सॉरी ये जो है ना वर्कड आउट एग्जाम्पल नंबर 1 कर देते हैं। मिटा दूँ इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सारे को साफ कर देता हूँ एक बार, है ना, 1 मिनट के लिए जरा। हाँ जी, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा, उसको देखो आप, वर्कड आउट एग्जाम्पल नंबर 1 ये है आपका। इन्होंने कहा है कि इंप्योरिटी लेवल इज दिस, राइट, इफ द मटेरियल इज द मटेरियल एन टाइप पी टाइप, तो वो तो क्लियर हो गया कि एन टाइप है। क्यों, हमने देखा कि एन टाइप में जो इंप्योरिटी लेवल होता है, इंप्योरिटी लेवल मतलब जो हमने लेवल मिक्स, जो चीज़ मिक्स की है उसके कारण जो इंसिडेंस हो रहा है, इंप्योरिटी लेवल इज अबव फॉरबिडन गैप, अबव फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप। और पी टाइप में इंप्योरिटी लेवल जो होता है बिलो फॉरबिडन गैप होता है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो इसके अंदर है इंप्योरिटी लेवल इन्होंने दे रखा है, तो नेचुरल है कि ये तो एन टाइप ही हो गया, तो एक काम तो अपना कंप्लीट हो गया। नंबर 2 बात हम कर रहे हैं, इन अ थर्मल कोलिजन द अमाउंट ऑफ kT एनर्जी इज गिवन टू द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड टू द इंप्योरिटी एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज जस्ट एबल टू जंप इनटू द, हाँ मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए, देखो जी आपको एनर्जी दे रखी है, टेम्परेचर चाहिए आपको, तो आप kT को ये लिख दो, kT इज द एनर्जी एंड दिस इज 30 व्हाट, 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली माने 10⁻³
इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10⁻⁹ खत्म जी। आपको टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर आ जाएगा आपका 3 इंटू 1.6, 3 इंटू 1.6 इंटू ये 10⁻², 10⁻21 आएगा ये, है ना। और आपका के कितना होता है, के होता है आपका कितना 2.38 इंटू 10⁻23। तो चेक करो आप, 100 आ जाएगा ऊपर, 100 आ जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो ये आपका टी जो है 3 इंटू 1.6 इंटू 2.38 अपॉन 2.38 आएगा, है ना। के तो 2.38 होता है ना। 2.38 इंटू 10⁻23, तो ये आपका आ जाएगा 48, और हम इसको 2 से कट करेंगे तो ये 46, 200 से ज़्यादा आएगा, है ना, 200 से ज़्यादा आएगा। 348 बोल रहे हैं ये तो, नहीं भाई इतना तो नहीं आएगा, है ना। एक्चुअली पता है क्या है कि आपका जो वो इम्प्योरिटी लेवल इन्होंने दे रखा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना जंप करके वहाँ तक पहुँचे, कितना टेम्परेचर चाहिए उसका। तो टेम्परेचर आपका आएगा ये आपका 30 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिली कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, और ये आपका टी आ गया। अब चाहे ये वैल्यू कुछ भी देवें, लेकिन इस तरह से ये आएगा नहीं। इन्होंने वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर के केल्विन के हिसाब से दे रखा है, तो कन्वर्ट करके दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो आप ज़रा इसको चेक कर लो एक बार ज़रा कि ये आता है क्या। आता तो ये नहीं दिख रहा, क्योंकि ये पता है 3 इंटू 1.6, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू यही तो होती है 1.38 होती है क्या, के या 2.38 होता है। के की वैल्यू क्या होती है भाई, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 होती है, 2.38 होती है। देखो बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है, R अपॉन N होता है ना, के R अपॉन N, R होता है 8.31 और N होता है 6. हाँ ये 1.38 आएगा, सही है 1.38 आएगा, 1.38 इंटू 10⁻23, है ना। जैसे इसको कर दिया ये 1.38, यस करेक्ट। जब ये किया तो फिर ठीक है, फिर तो 348 केल्विन आ जाएगा, राइट गुड। ये टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, यानी हमारे को इतना टेम्परेचर चाहिए। तो कम से कम ये जो टेम्परेचर है हमारे रूम टेम्परेचर से बहुत हाई है साहब, इतना हाई रूम टेम्परेचर नहीं होता है, हमारे रूम का टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है ना। तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर ये नहीं होने वाला है, वी हैव टू हीट अप लिटिल, अब थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा ज़्यादा। एग्जाम्पल 2 पर आ जाइए। एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट इक्वल्स बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है जी। अब ये बोलने के तरीके हैं अलग अलग, कुछ नहीं किया इन्होंने ईजी बोल दिया, लेकिन बोला किससे, लैम्डा से बोला। ये लो मैं ईजी बता देता हूँ आपको, ईजी माने फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये ईजी दे दिया इन्होंने। फॉरबिडन एनर्जी गैप को इन्होंने क्या कहा, 1240 अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना है ये 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर, ये वोल्ट आ गया आपका, फॉरबिडन एनर्जी गैप आ गया। इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आपके पास आ गया। आगे कह रहे हैं मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ होल इलेक्ट्रॉन पेल, ठीक है, ये तो आपका आंसर आई है, दिस इज योर आंसर। तो ये आएगा 589, 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 आएगा क्या ये, 6 कुछ बचा रह जाएगा, है ना। तो ये 2.2 के आसपास आएगा शायद, 2.7 के आसपास आएगा। देखो कितना आ रहा है ना, ये जो 2.1 के आसपास ही आ रहा है ना। इन्होंने कैलकुलेशन कर रखा है तो 2.1 लिख रखा है इन्होंने, तो अपन मान लेते हैं 2.1 ही आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो इनकी भी यही है, राइट। इसके बाद में हमारे को चाहिए इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर वही कि आपको केटी लिखना है उसको, है ना। हाँ, तो केटी इक्वल टू आपका ये 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाता है, ये ध्यान रखिए। तो आपका टी कितना आएगा, आपकी बार देखना, आपका टी 2.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19
अपॉन, एक्चुअली ये जो है ना एच.सी. वर्मा जी की बुक जो है पुराने ज़माने की लिखी हुई है। आजकल जो है सब जो है ना एसआई यूनिट काम में आती है। एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी आपको वो सब कुछ उसी में देने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह की यूनिट बहुत काम में देंगे तो सही आपको वैल्यूज़, तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको एसआई यूनिट में। बेटर है आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की आदत डालें, है ना, क्योंकि ये पुराने ज़माने की बातें हैं ये, कि यूनिट आपने वो दे दी। ठीक है, तो आप इसको एसआई यूनिट में रखा करें, जैसे मैंने रखा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, मैंने उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इस टी को, के की वैल्यू में 1.38 इंटू 10⁻⁻23 लिखूँगा। अब आप देखेंगे कि टी कितना आ गया, ये टी 10⁻⁴ तो ऊपर चला गया, राइट। और ये टी मेरे को लग रहा है ये जो है ना 2.1, ये 2, मतलब ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 48 है नहीं, ये नहीं, ये 32 के आसपास, 33 के आसपास है। 33 और 1.38 है ये, तो ये मेरे को लग रहा है 2700 केल्विन के आसपास आएगा। दिस इज़ वेरी हाई टेम्परेचर, और इतना हाई टेम्परेचर हमको जनरली अवेलेबल नहीं होता है। इसका मतलब ये वाली चीज़ कभी होगी नहीं, थर्मल इलेक्ट्रॉन वाली बात कभी आएगी नहीं इसके अंदर, है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये, इतना हाई मतलब टेम्परेचर मिलना मुश्किल है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईटी एट टेम्परेचर। अच्छा, इन्होंने ये पूछा है E/KT की वैल्यू चाहिए हमको, हमने इसको थोड़ा अलग कर दिया, टेम्परेचर निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, इनके वाले टेम्परेचर पर निकाल देते हैं हम, इनके वाले टेम्परेचर पर निकाल देते हैं। ये 27,000 आएगा क्या? हाँ, मेरे को लग रहा है ये है ना 1 पॉइंट और आएगा यहाँ पे। बहुत खतरनाक टेम्परेचर है, बड़ा टेम्परेचर आएगा साहब। देखिए इसका जो इन्होंने पूछा है ना, इन्होंने पूछा है Eg/KT की वैल्यू 300 केल्विन पर, 300 केल्विन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 केल्विन पर Eg/Kelvin की वैल्यू आएगी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टी की वैल्यू इन्होंने 300 दे रखी है, तो मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करने पर ये है 2 इंटू 1.6 3.2, और ये है 14 तो 4, हाँ 8 के आसपास आएगा, और ये 81 के आसपास आ ही जाएगा। सही है, इन्होंने एस.सी. वर्मा जी ने एकदम सही लिख रखा है। आप इसको जो है ना 300 से डिवाइड करो, इसको देखो तो ये 9 के आसपास आएगा। मैंने तो ये कैलकुलेशन सही नहीं करी है, मैंने कैलकुलेशन सही नहीं करी है। 2500, ये 25,000 मान लो आप, 25,000 बटे 300 को वैसे भी डिवाइड करो, आप देखो 25,000 बटे 300, इसको डिवाइड करिए आप, तो यू विल गेट इट 81 अप्रॉक्स, है ना। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, एग्जाम्पल 3। ये बड़े ही छोटे छोटे सवाल हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल दिस, ये देखो फिर दे दिया, वही चीज़ वापस घूम फिर करके पूछे जा रहे हैं। 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको वेवलेंथ चाहिए, ये लो मैं निकाल देता हूँ वेवलेंथ, लैम्डा हमने आपको पढ़ाया 1240 अपॉन क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी है उसके अंदर एनर्जी, तो मैं लिख रहा हूँ देखो लैम्डा इक्वल टू 1240 अपॉन क्या एनर्जी दे रखी है उन्होंने, 57 मिली माने 10⁻³ ये एनर्जी दे दी। ये नैनोमीटर में है आंसर लैम्डा का, तो नैनोमीटर में है तो हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, और लैम्डा देखना कितना आएगा ये। मैं इसको यहाँ से अगर एक पॉइंट हटा दूँ और 10⁻³ ऊपर ले जाता हूँ, देखो ये आ जाएगा 124 अपॉन 5.7 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर आएगा ये, यानी कि ये 10⁻⁻6 हो गया। तो आपका लैम्डा जो है ना ये आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसमें 5.7 से डिवाइड करूँ इसके अंदर, अगर ये 6 होता तो ये 20 के आसपास आता, तो ये 20 से कम आएगा, ये 20 से कम 18 के आसपास आएगा, तो ये 18 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आएगा ये, यानी 18 माइक्रोमीटर के आसपास आएगा। देखना आंसर 18 माइक्रोमीटर के आसपास, 21 माइक्रोमीटर दे रखा है इन्होंने, हाँ अच्छा हाँ ज़्यादा ही तो आएगा भैया, 21 ही आएगा, ये मैं उसको कम क्यों कर रहा हूँ मैं, सही है 21 ही आएगा। 21 माइक्रोमीटर दे रखा है इन्होंने दे रखा है 2.1 इंटू 10⁻⁵, तो दैट इज 21 माइक्रोमीटर, राइट। ये आपका एग्जाम्पल 3 आ गया। एग्जाम्पल 4 देखिए, बैंड गैप इन जर्मेनियम इज दिस, एज्यूमिंग दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोपोर्शनल टू दिस, करेक्ट होता ही है, वो तो होता ही है।
फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द करंट कैरियर इफ द टेम्परेचर इंक्रीज दिस। देखो जी, आपको मैंने पढ़ाया था, एग्जाम्पल 4 कर रहा हूँ मैं, आपको मैंने पढ़ाया था n इज इक्वल टू ए टी रेज टू पावर 3/2 और क्या था e रेज टू पावर माइनस ई जी अपॉन 2 kT, ये पढ़ाया था। लेकिन आज इन्होंने एक लाइन बोल दी अपने क्वेश्चन के अंदर, अपने क्वेश्चन में बोली है इन्होंने कि आप सपोज करिए कि प्रोपोर्शन है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना, लेकिन इन्होंने बोल दिया तो हम मानेंगे ऐसा होता है, राइट। इन्होंने ऐसा बोल दिया कि n इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो देखिए n प्रोपोर्शनल टू ई रेज टू पावर माइनस ई जी अपॉन 2 kT, करेक्ट। अब मैं कहूंगा n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 को आप लिखो जरा, ई रेज टू पावर माइनस ई जी अपॉन 2k, t देखना, t शायद इन्होंने 320 लिया है, बाद वाला t 320 लिया है, और ये लिया है ई रेज टू पावर माइनस ई जी अपॉन 2k और 300 लिया है, इस तरह से इन्होंने लिया है। अब आप इसको जरा सॉल्व करिए, केवल n2 अपॉन n1 आप देखना जरा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ई रेज टू पावर माइनस ई जी तो ई जी है, 2k को कॉमन ले लूँ क्योंकि ये जाएगा इधर, तो यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, 1/300 माइनस 320 आएगा। चेक करो जरा, ये n2 अपॉन n1 आया, हाँ n2 अपॉन n1 आ गया, करेक्ट। तो इसकी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करिए आप तेज स्पीड से जरा, n2 अपॉन n1 की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, राइट। देखना जरा, ई जी कितना है, ई जी है आपका 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलो ये वाली जो क्वांटिटी है इसको मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर बाद में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। ई जी है 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, करेक्ट, अपॉन 2k, के होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और ये आपका 320 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 20 ऊपर, नीचे आ जाएगा 320 इंटू 300। अब आप कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली करिए, है ना, एकदम करेक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, ये जो है ना 10⁻⁻23 है, इसको आप ऊपर ले जाओ तो 10⁻4 हो जाएगा, करेक्ट, 10⁻4 हो जाएगा। 10⁻4 ये आप 1 0 3 0 उड़ा दो तो ये 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 0 लिख दो, खत्म बात। हाँ जी, अब आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, ये है 0.68 और ये है 1.6। आप एक काम करो, दोनों मिला के अप्रोक्सीमेटली 1 लिख दो, अप्रोक्सीमेटली 1 लिख दो, तो दोनों मिलके 1 हो गए। ये आप 200 लिख दीजिए ऊपर, है ना। ये आप जो है इसको 4 लिख दीजिए, 4 क्यों, 1.38 है ना, 1.4 का 2 करोगे तो 2.8 आएगा, 2.8 आएगा, है ना। तो ये 2.6 लिख दो आप इसको, 2.6 इन दोनों को मिला करके 2.6 लिख दिया। इसको आप 96 लिख दीजिए, इसको 96 लिख दीजिए। अब देखो एक काम करो, आप इस 96 को आप 100 लिख दीजिए, 100 लिख देंगे तो आप 2 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे आप इसको 2.5 लिख दीजिए, मेरे को लगता है ये 0.8 आ जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा 0.8 आ गया, इसको मतलब मैं e की पावर 0.8 लिख देता हूँ, e की पावर 0.8, देखें e की पावर 0.8 इनका भी है, इनका भी e की पावर 0.8 है, हाँ फिट, एकदम फिट। चलो अब e की पावर 0.8 करो जरा जल्दी से, e की पावर 0.8 ये आता है 2.718, इसकी पावर 0.8 कर दीजिए, तो ये n2 अपॉन n1 आ जाएगा, 2.718 की पावर 0.8 करेंगे तो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, कम तो आएगा ही 2.718 से, 2.718 से कम आएगा। लेकिन अब ये एस्टिमेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, इस तरह की वैल्यूज आपको वो एग्जाम में दे देते हैं कि 2.718 बराबर ये, जैसे इन्होंने यहाँ पे इसको 1.26 दिया है, यार बड़ी कम दे रही है, तो नहीं भैया इतना तो नहीं आएगा, ये तो बहुत ज़्यादा ही कम दे दिया। देखो e की पावर 0.28, अच्छा 2.27 दिया है, हाँ 2.27 तो आ गया, सही है 2.27 दिया है, करेक्ट, सही है।
अब देखो आप, ये N2 अपॉन N1 आया, मैं परसेंटेज चेंज चाहिए, परसेंटेज चेंज ऐसे निकालते हैं जी, N2 माइनस N1 अपॉन N1 इंटू 100%, ये परसेंटेज चेंज होता है, किसी भी चीज़ का चेंज ऐसा होता है, परसेंटेज चेंज। अब देखना N2 माइनस N1 यानी 2.27 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100%, यानी कि 127% का चेंज आ गया, 127% का चेंज आ गया। तो आप देखिए ये जो है ना कितना आसान है, कितना आसान है। चलिए अब 5 वाला देखो, एग्जाम्पल 5 देखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना। लुक एट एग्जाम्पल 5, एक मिनट जरा। ठीक है, चल रहा है। देखिए एग्जाम्पल 5, 4 तक हमने कर लिया था, 5 देखिए। द कंसेंट्रेशन ऑफ होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन प्योर सिलिकॉन इज दिस। प्योर सिलिकॉन में दोनों बराबर ही होते हैं साहब, होल एंड वो अलग अलग नहीं होते। एंटीमनी डोप किया तो एक एटम में 10⁻7 एटम्स आ गए, ये 10⁻7 एटम्स है ना। एज्यूमिंग दैट हाफ ऑफ द इम्प्योरिटी एटम्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द, अच्छा आधे ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है जी। 1 एटम इन 10⁻7 की तो इम्प्योरिटी दी है ना, मतलब 10⁻7 प्योर और 1 इम्प्योर, लेकिन उसमें से आधे ही काम किए हैं, आधे ही काम किए हैं, ठीक है जी। Assuming that half of the impurity atom contribute to the electron to the conduction band, calculate the factor by which the number of the charge carriers increase due to doping. The number of silicon per cubic meter is this. ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले आपको गिवन है, गिवन है Ne बराबर NH, Ne बराबर NH आपको दे रखा है 7 इंटू 10⁻15, 7 इंटू 10⁻15 पर क्यूबिक मीटर दे रखा है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो इम्प्योरिटी मिलाने के बाद में क्या होगा, Ne न्यू, Ne डैश बोल दो इसको, Ne डैश बोल दो, Ne डैश। तो देखिए पर क्यूबिक मीटर कॉपर कितना है, 5 इंटू 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर है, ओ सॉरी सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन 5 इंटू 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर है। लेकिन इन्होंने पता है क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक मिलाते हैं 10⁻7 के ऊपर, तो इसको 10⁻7 से डिवाइड कर दो, इतनी इंप्योरिटी मिला दिए, इतने इंप्योरिटी मिला दिए, लेकिन ये कहते हैं कि आधे ही पैदा करते हैं, यानी 2 का भाग लगा दो। देखना जरा 2.5 इंटू 10⁻21 पर क्यूबिक मीटर आपके वो आ जाएंगे, होल आपके नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएंगे। तो NH इज वेरी वेरी लेस देन Ne डैश, सो वी कैन नेग्लेक्ट द होल्स, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। देखना आंसर ये है क्या। अच्छा कितने फैक्टर से इंक्रीज हुआ वो निकालना है, तो देखो ये लो Ne डैश न्यू अपॉन, पहले वाले तो Ne और NH दोनों ऐड होंगे, अब की बार में तो हमने NH को नेग्लेक्ट कर दिया, बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है साहब, ये 10⁻21 है, वो 10⁻15 है, बेचारा क्या है, कुछ नहीं है, हाँ बहुत कम है, बहुत कम। तो 2.5 इंटू 10⁻21 रहेगा। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, 2 बार 7 तो 1 ये 14 आ जाएगा, 14 इंटू 10⁻15 आ जाएगा। तो चेक करिए आप जरा, 10⁻15 तो 10⁻6 ऊपर जाएगा, तो 25 इंटू 10⁻5 अपॉन 14 आएगा। तो आप कैलकुलेट करो जरा, 14 इंटू कितना, 14 को 2.5 से करो, हाँ बस ठीक है, ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻5। चेक करिए, ये आपका एग्जाम्पल 5 हुआ। एग्जाम्पल 6 देखिए आप, एग्जाम्पल 6 देखिए आप, एग्जाम्पल 6 दे रखा है, पोटेंशियल बैरियर दे रखा है, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर का बैरियर, डिप्लेशन लेयर का बैरियर है ना। इफ द डिप्लेशन रीजन इज दिस मीटर वाइड, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो क्या सवाल पूछा है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड V/D,
V दे रखा है आपको कितना 0.5, D कितना दे रखा है डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखा है आपको 5 × 10⁻⁷। बस दिस इज योर आंसर, 5 × 10⁻⁷, तो ये 10⁶ आ जाएगा, है ना, वोल्ट पर मीटर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया साहब, वहाँ पे बड़ा खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड है यार। हाँ चलिए, एन इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड दिस अप्रोचेज इन पी एन जंक्शन ऑफ एन साइड विथ व्हाट स्पीड इट विल, बस देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको, तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और तो मैं एक काम करता हूँ, फाइनल वाला निकालना है ना, तो फाइनल वाला निकाल देता हूँ। 12 mv², इट इज इक्वल टू 12 mv1² प्लस 0.5 वोल्ट इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 × 10⁻⁻19। ये लो जी, ये आंसर आएगा आपका। अब कैलकुलेशन करनी है आपको, है ना। देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या कैलकुलेशन करनी है। m तो आपका उधर चला जाएगा और v2² इधर ही रहेगा, है ना। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ v2² बराबर 2 से कंप्लीट कर दो, m से एक वहाँ पर उड़ा दो। तो देखो जब हम m से m उड़ाएंगे वहाँ पे और 2 इधर लेके जाएंगे, तो देखो यहाँ पे आएगा v1² प्लस 2 यानी 2 × 0.5 यानी 1, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 ही रह जाएगा, और अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये आपका v2 आएगा, v2² आ जाएगा। अब देखिए v2 का स्क्वायर करना है, आप v1 निकालो। v1 दे रखा है इन्होंने 5 × 10⁵, v1 दे रखा है 5 × 10⁵ का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा ना, फिर प्लस 5 × 10⁵ का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। अब चलिए आप ये जो है ना, इसकी कैलकुलेशन करो आप जरा। ये 10⁻12 आएगा, है ना, 12 आएगा, और ये 9.1 है, तो 9.1 और 1.6 का आप वो करो डिवाइड, तो मैं कह दूंगा इट इज 16/9.1 × 10⁻11, है ना। तो v2² आ जाए 2.5 × 10⁻11 प्लस, जरा वो कैलकुलेट करना। मेरे को लग रहा है ये 1.8 के आसपास आएगा, 1.7 मान लो इंटू 10⁻11, तो ये 1.7 3.5 2.5 को करना जरा, तो v2² आ जाएगा ये 42 × 10⁻10, 42 × 10⁻10। अब आप v2 की कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, है ना, तो 6.5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। चेक करिए आंसर। ए क्या हुआ, ए क्या हुआ, अच्छा, पोटेंशियल बैरियर है। बैरियर का मतलब है कि रोकने वाला है। ओहो, पोटेंशियल बैरियर है तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ये वाली चीज़ यहाँ माइनस करना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, आप यहाँ माइनस करें, क्योंकि बैरियर है ना बेटा, तो रोकेगा ना वो। तो डिप्लेशन लेयर हमेशा बैरियर का काम करता है, अपन ने गलत प्लस का साइन लगा दिया। तो ये आ जाएगा आपका 0.8, मतलब 8 × 10⁻10 आएगा ये। 8 × 10⁻10 का आप जब करेंगे तो ये 8 का मतलब आप करेंगे तो 2.7 आएगा। करेक्ट, सही है, गुड। हाँ, एच सी वर्मा जी ने एकदम सही किया। मैंने कौन सा एग्जाम्पल 6 किया नहीं, हाँ एग्जाम्पल 6 किया। अब एग्जाम्पल 7 देखिए आप। A reverse bias current of a PN junction diode increases when it is exposed to light of wavelength this. Correct. Assume that increase in the carrier concentration takes place due to the creation of new hole electron. Find the band gap. अरे भैया, इन्होंने पता है क्या कर दिया, इन्होंने आपसे वो पूछ लिया फॉरवर्ड एनर्जी गैप, और वो आपको दे रखा है 600। ये लो जी, ये लो, निकल भी गया। कितना 1240 अपॉन कितना, लेमडा कहाँ गया, लेमडा 600। ये लो जी, ये आंसर आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। बस यही आंसर है। ये एक्चुअल में बोलने का ढंग है और कुछ नहीं है, वो हैं बातें सब पुरानी हैं, तो ये 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। देखना
2.07 लिख रखा है, वो 2.1 है भी नहीं जी, वो 2.07 ही है। आप देखो 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 8 देखिए। अब देखो एग्जाम्पल 8 जो है ना, ये बहुत ही मतलब जोरदार है। इन्होंने कुछ बायस वगैरह लगा रखा है, उल्टा पलटा करके लगा रखा है डायोड को। देखो पढ़िए एक बार। 2 वोल्ट बैटरी में बी कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी। एज्यूम दैट रेजिस्टेंस ऑफ द ईच डायोड इज 0 इन द फॉरवर्ड बायस। हाँ, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि हम ये मानकर चलते हैं कि जनरली 0 रेजिस्टेंस है, लेकिन रिवर्स बायस में हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मान के चलते हैं, है ना। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू, एक बार उसमें से एक बार उसमें से करंट इलेक्ट्रॉन निकाल दो जी। ठीक है जी। वोल्टेज क्या लगा है? 2 वोल्ट ना, 2 वोल्ट। तो देखिए मैं सबसे पहले पहला वाला निकाल रहा हूँ, फर्स्ट करंट I1। 2 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस 10 है, देखना 0.5 आ रहा है क्या? नहीं, 0.2 एम्पियर। ठीक है। दूसरे वाले में क्या है? I2 बराबर 2 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 20 है, तो 0.1 आ जाएगा। देखना आंसर क्या है। हाँ, क्या है? आप देखते हैं, ये इस तरह के सवाल हैं, सारे सवाल ऐसे ही हैं, सारे सवाल ऐसे ही हैं। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कुछ नहीं करना, घूम फिर करके वहीं पर आना है सारा। आपको E बराबर V अपॉन डी लगाना है। आपको वो जो हमने फार्मूला बताया था ना, 1240 अपॉन लैम्डा, ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर लैम्डा निकालना हो तो 1240 अपॉन EV लगाना है। यानी करना कुछ नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, एकदम जीरो टेंशन। समझ रहे हो? ये सारे सवाल इसी तरह से होंगे। मैं अगले लेक्चर जो है ना PNP जंक्शन का आएगा, ठीक है, और PNP ट्रांजिस्टर का आएगा। ट्रांजिस्टर का बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और बड़ा आसानी से होता है। उसके बाद में हम थोड़े से सर्किट्स के बारे में बातें करेंगे और फिर हम लॉजिक गेट्स करेंगे, राइट। चलिए।